शुक्राचार्य एवं शुक्र नीति। शुक्र नीति को भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय राजनीतिक चिंतन का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है और इसका रचयिता शुक्राचार्य को माना जाता है। शुक्राचार्य एक पौराणिक नाम है। पौराणिक रूप से उनका उल्लेख राक्षसों के गुरु के रूप में किया गया है, देवताओं के गुरु के रूप में बृहस्पति का, तो राक्षसों के गुरु के रूप में शुक्राचार्य का। धर्म ग्रंथों में, धर्मेतर ग्रंथों में राक्षसों के गुरु के रूप में उनका और उनके विचारों का और उनके योगदान की काफी चर्चा है। शुक्र एक ग्रह भी है जिसे भी शुक्राचार्य से जोड़ा जाता है, परंतु शुक्र नीति की रचना कुछ विद्वानों के अनुसार 8वीं शताब्दी में हुई, तो कुछ के अनुसार 11वीं से 15वीं 16वीं के बीच हुई। अर्थात शुक्र नीति पौराणिक शुक्राचार्य ने नहीं लिखा, अपितु उस परंपरा को, उस पीठ को मानने वाले या शुक्राचार्य नामक किसी अन्य व्यक्ति ने किया, या कि किसी सांगठनिक संस्था द्वारा किया गया और शुक्राचार्य को क्रेडिट दी गई। मनुस्मृति, अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र के बाद शुक्र नीति एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यहां यह भी कह सकते हैं कि यह राजनीतिक व्यवस्था से ज्यादा, राजनीतिक चिंतन से ज्यादा शासन प्रशासन के तौर तरीके पर अधिक केंद्रित है। यह मनु द्वारा और कौटिल्य द्वारा, या कि महाभारत और रामायण महाकाव्य में विकसित किए गए राजनीतिक चिंतन को और आगे बढ़ाता है और यह मध्यकाल तक ले जाता है, यद्यपि इसमें यह प्राचीन राजनीतिक चिंतन पर प्रमुख पुस्तक है। शुक्र नीति में एक बात बता दें कि हिंदू राजनीतिक व्यवस्था के मूल में धर्म रहा है, यद्यपि, और कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी धर्म के नियंत्रण में है। मनुस्मृति पूरी तरह से धर्म के अंदर से ही है, लेकिन शुक्र नीति धर्म से इतर भी जा रही है और राजनीतिक चिंतन को एक अलग आयाम देती हुई दिखाई पड़ रही है। प्राचीन राजनीतिक चिंतन में सप्तांग को, पुरुषार्थ को, तथा कूटनीति के 4 तौर तरीकों को, साम दाम दंड भेद, विदेश नीति के 6 तरीकों को आधारभूत ढंग से माना गया है और शुक्र नीति में भी इसे स्वीकार किया गया है। नामों में कुछ अंतर जरूर है, जैसे सप्तांग में भी
नामों में कुछ अंतर अवश्य, लेकिन एक बेसिक डिफरेंस मिलता है कि पूर्व के चिंतक मनु, कौटिल्य और महाभारत तक का चिंतन राजत्व के दैवी सिद्धांत को, डिवाइन थियरी ऑफ किंगशिप को स्वीकार करता है, अर्थात राजा को देवता के तुल्य समझता है। यहां शुक्राचार्य इससे भिन्न होते हैं। वो राजा होने मात्र से किसी में तमाम विशिष्टताओं को स्वीकार नहीं करते, अपितु वे 3 तरह के राजा का उल्लेख करते हैं। इसके लिए वो सदोगुण, रजोगुण और तमोगुण का उल्लेख करते हैं। जो राजा सदोगुण से युक्त होगा वही राजा देवता के समान होगा, रजोगुण से युक्त राजा मनुष्य के ही समान होगा और तमोगुण से युक्त राजा राक्षसी प्रवृत्ति का होगा, अत्याचारी होगा। ऐसी स्थिति में केवल रजोगुण से युक्त राजा को देवत्व मिलना चाहिए और अन्य को पर नियंत्रण होना चाहिए। तमोगुण से युक्त राजा को पद पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। राजा में ये गुण जन्मजात नहीं होते, राजा को ये गुण पैदा करना होता है अपने परिश्रम से, अपने शौर्य से, अपने साहस से, अपने बहादुरी से, अपने संयम से। वे राजा के कृत्यों में पूरी तरह से वर्तमान लोक प्रशासन की तरफ, गुड गवर्नेंस की तरफ जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। राजा का कार्य न केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना, शांति बनाए रखना, राज्य को सीमा को बढ़ाना, बाहरी खतरों से मुक्त रखना, अपितु राजा के उद्देश्य पहले स्वयं विनयशील बनना, फिर अपने मंत्रियों को विनयशील बनाना, फिर कर्मचारियों को विनयशील बनाना और फिर पूरी प्रजा को विनयशील बनाने के लिए प्रयत्न करना। प्रजा के शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था, खानों की व्यवस्था, आवागमन की व्यवस्था, व्यापार में वृद्धि प्रयास, ये सभी शुक्र नीति में है। अगर इसको 15वीं 16वीं शताब्दी तक भी मान लिया जाए तो स्पष्ट रूप से भारतीय राजनीतिक चिंतन में कल्याणकारी राज्य और सुशासन के तत्व गहरे रूप में शुक्र नीति में परिलक्षित होते हैं। शुक्र नीति में वर्ण व्यवस्था को भी जन पर आधारित, वर्ण का कैटेगराइजेशन जन पर आधारित नहीं अपितु कर्म पर और गुणों पर आधारित होना चाहिए। ऐसे ही राजा में राजा का पद उसे मिलना चाहिए और राजा की शक्ति उसके संयम में और उसके परिश्रम में, उसके साहस में निर्भर है। वस्तुतः जहां मनुस्मृति एक राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था धर्म के नियंत्रण में स्थापित कर रही है, वहीं कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक राजनीतिक चिंतन के साथ राजनीतिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था की बात करती दिखाई पड़ रही है। अर्थशास्त्र जो कि राजनीति शास्त्र या यूं कहें कि राजनीति शास्त्र से बढ़कर यह शासन की पुस्तक है, शासन प्रशासन कैसे किया जाए। और शुक्रनीति में शुक्राचार्य और आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। वे अर्थतंत्र को पूरी तरह से
राजनीतिक तंत्र के रूप में विकसित कर रहे हैं। और यहां उनकी तुलना अरस्तु से की जा सकती है। अरस्तु सभी को पॉलिटिकल एनिमल मानता है और राजनीतिक व्यवस्था को आवश्यक मानता है, वैसे शुक्र नीति में भी एक अच्छी राजनीतिक व्यवस्था, एक ऐसी राजतंत्री व्यवस्था होनी चाहिए जो कल्याणकारी भी हो और शक्तिशाली भी। मनुस्मृति की रचना तक संभव है कुछ रिपब्लिक रहे हों, लेकिन जब शुक्र नीति की रचना हुई तो रिपब्लिक तो लुप्त हो गए थे। इसलिए उनका पूरा राजनीतिक चिंतन, उनका पूरा शासनिक प्रशासनिक चिंतन राजतंत्र और राजतंत्री व्यवस्था के इर्द गिर्द या राजतंत्री व्यवस्था को केंद्र में रखकर आगे बढ़ता दिखाई पड़ता है। शुक्र नीति में राजा के कर्तव्य, मंत्रियों के कर्तव्य दायित्व। एक बात और राजा कहते हैं, सामान्य तौर पर वो कहते हैं शुक्राचार्य शुक्र नीति में कि ब्रह्मा ने राजा को प्रजा का स्वामी बनाया प्रत्यक्ष तौर पर, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर उन्होंने जनता से कर के रूप में राजा को जो मिलता है, इसका मतलब जनता से मांग कर लेता है, भृत्य के रूप में लेता है। इस प्रकार से वो जनता का सेवक भी हो जाता है। ऐसे में जो कर दे रहा है वह स्वामी है, राजा तो प्राप्त कर रहा है। तो शुक्र नीति का एक बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आज की गवर्नेंस के लिए कहा जाता है कि शासक स्वामी नहीं, शासक सेवक है। यह बात शुक्र नीति में भी है कि वो कर लेता है और कर के रूप में भिक्षाटन करता है जनता से, और इस प्रकार से जनता उसकी स्वामी है। लोकतंत्र की अवधारणा न होने के बावजूद भी राजतंत्र में राजा को जनता के सेवक के रूप में उद्धृत करना शुक्र नीति के लिए का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। यदि शासन सुशासन के तत्वों को खोजा जाए तो निस्संदेह प्राचीन चिंतन में वे हैं। इन्हें इस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए कि सभी राजा ऐसा ही करते थे। क्या सभी राजा मनु के जिस समय मनुस्मृति आई होगी उसी से प्रकार से करते थे, या कौटिल्य ने जैसा लिखा है राजाओं ने किया, या शुक्र नीति में जैसा लिखा है? ऐसा नहीं है। बल्कि आज संविधान के अनुसार करने की बाध्यता है, और मोर और लेस निकम्मी सरकारें भी संविधान के बाहर नहीं जा पाती। लेकिन उस समय यह तो नहीं कहा जा सकता कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था में ऐसा था, हमारे राजा लोग ऐसा करते थे, हमारी शासन व्यवस्था में यह था। लेकिन यह हम डंक की चोट पर कह सकते हैं, हमारे राजनीतिक चिंतन में, हमारे राजनीतिक व्यवस्था की जो हमारी कल्पना थी, उसमें ये सब बातें नहीं थी, और कल्याणकारी राज्य की भावना नहीं थी, और सुशासन की भावना नहीं थी, और अपेक्षा की जाती थी कि राज्य का संचालन ऐसा हो जो कल्याणकारी हो और सुशासन स्थापित कर सके। थैंक यू।